कोई कोई तो अपनी तरफ से हमें घर गिफ्ट कर देता है। so हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसे नहीं कि नहीं है। सेक्स उसको पसंद थोड़ी होता है यार, बिल्कुल बिल्कुल किसी को नहीं होता है। सब कोई भी अपनी मजबूरी से जाके उस जगह पे खड़ा होता है। करेक्ट। अब मैं भी जाके तैयार होके वहाँ पर खड़ी हो गई सेक्स की जगह पर, रोडों के ऊपर, वहाँ पर सब आ रहे जा रहे, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत तेज़ बरसात हो रही है, बहुत वो हो रहा है, कुछ अजीब से ट्रक वाले आ रहे, किसी को ले जा रहे, बट वो मेरे पास आ रहे तो मुझे थोड़ा सा, मैं बोली नहीं। फिर मैंने देखा एक लंबी ट्रक की लाइन लगी हुई है मेरे सामने। तो वो टोल नाका की ज़कात नाका था, टोल नाका नहीं था, ज़कात नाका था वो टोल नाका टाइप ही होता है वो। लंबी सी लाइन लगी थी एकदम ज़कात नाके की। मैं बोली चलो, मैं बोली ये मुझे ना अंदर से अजीब सा लगा कि बोली ये ठीक नहीं है मेरे लिए। मैंने क्या किया, वो छोड़ा वहाँ पे और मैंने वो ट्रकों के पास 1-1 रुपया मांगना स्टार्ट किया। ओके। हाँ, जैसे ऐसे मैंने बोली दे बाबू दे एक दे बाबू दे, दुआ दूंगी दे। और वो 1-1 रुपया मांगते मैं इतनी लंबी 1-2 किलोमीटर में चली गई और मैंने 700-800 रुपये मांग ली। और मेरा पूरा पर्स वजन हो गया चिल्लर से। और मैं वो पैसा लेके मैं घर आई। और वो पैसा देख के मेरी मम्मी एकदम वो हो गई, एकदम इमोशनल हो गई कि मैंने ये क्या हो गया। मम्मी के आंख में खुशी के आंसू। 730 रुपये खुश थे। मतलब बहुत बड़ी बात थी। 730 रुपया कोई आसान एक और वो बैठ के गिन रहे हैं, ऐसा पर्सनैलिटी किया। वो समझ गई गलत काम से नहीं आया है पैसा। बिल्कुल। 1-1 रुपया बहुत मेहनत करके मंग के लाई है ये। और उस दिन वो खुश थी, इतना पैसा देखा था। फिर उसने मुझे रोका नहीं कभी कि तू जा मत। वो समझ गई ये गलत काम करके पैसा नहीं लाई है। स्पेशली मम्मी की बात करूं, क्योंकि मम्मी आपकी नहीं चाहती थी कि कोई आपको लेके चला जाए और बंद करके घर में रखती थी बचपन में। नहीं, मम्मी का देखो वो एक मनगढ़ंत, वो पहली बात तो एक मनगढ़ंत कहानी लोगों ने बनाई है कि कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसको लेके उठा के लेके जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कहानी में तय है बस, और कुछ नहीं है। जब तक माँ की इजाज़त नहीं होगी या उसके बाप की इजाज़त नहीं होगी तो कोई किसी के बच्चे को लेके नहीं जा सकता। और किन्नरों के दिल में क्या रहम नहीं है, वो क्यों किसी के बच्चे को छीनेंगे? बिल्कुल है ना। अगर किसी को देना होगा तो वो उनके घर जाके दे देंगे। क्या आप ये मानती हो, एक्सेप्ट करती हो, जिस तरह आपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा कि आपने सेक्स चेंज करवाया है। हाँ। और आपको किसी ने छोड़कर चला गया। हम वहां तक के नहीं जाएंगे, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आपने ये गुनाह किया है? आपको लगता है कि आप मानती नहीं हो? देखो, मेरे को ये एक चीज जो होती है जो अपने लिए की जाती है जी, है ना। जैसे हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हम अपने आप को ग्रूम करने के लिए थोड़े बहुत सर्जरीज करवाते हैं, ग्रूम करने के लिए कुछ ना कुछ करवाया होता है। लेकिन अगर हमने किसी पार्टनर के लिए हम वो करा रहे हैं तो वो गुनाह हो गया। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हम हैं खुशी के साथ, जो एक ट्रांस मॉडल है और उन्होंने अपना नाम इन्फ्लुएंसर से भी कमाया है और कई सारी चीज़ों से कमाया है। चलिए हम बात करते हैं खुशी से। सो खुशी, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। हेलो एवरीवन, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके चैनल के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा सा एक प्यारा सा इंटरव्यू होने वाला है और बहुत ही अच्छी बातें हम करेंगे और बहुत सारा जो भी कुछ कहीं अनकहीं बातें भी आज करेंगे, छोटी मोटी जो नहीं बताई गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली तो ये जानना चाहेंगे खुशी, कैसी लाइफ है अब, कैसी लाइफ चल रही है? क्या आप पहले जो फेस करती थी स्टिल आप फेस कर रही हो या बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस देखा है? मैं इस चीज़ के लिए ये बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी बदली हैं। जो चीज़ें मैंने बचपन से जो फेस करी थी और अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वो मोड़ पे वो चीज़ें मुझे घूम फिर कर मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं वो चीज़ से मैं टकरा जाती हूँ कभी कभी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी नहीं बदला है और कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। फिर कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि शायद ये
ये पैसों की वजह से चेंजेस तो नहीं है, ये नेम फेम की वजह से चेंजेस तो नहीं है, या फिर ये कुछ मतलब बदलाव की वजह से जो चेंजेस है। मैं दूसरे ट्रांसजेंडर्स को भी जब जो मेरे कलीग्स है या मेरे साथ वाले हैं, लेकिन मैं उनसे भी मिलती हूँ, कभी उनसे बातचीत करती हूँ, जो हमसे जूनियर है, जो हमसे छोटे हैं, कभी बात करती हूँ, कभी मिलती हूँ, उनसे बोलती हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगा है कि शायद कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये सुनना कि अभी इतने मॉडर्न जमाने में भी लोग अपने थॉट से बदले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। करेक्ट। और अच्छे से मानते हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये चीज़ों में हमारा ये बिलीव रखते हैं कि हमारी दुआएं बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये बिल्कुल सही है कि हमारी दुआएं बिल्कुल काम आती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, और बिल्कुल अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर सुनता है। और बट कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ जो लोगों ने नज़रिया जो चेंज नहीं किया है वो आज भी वही है। मतलब लोगों ने ऊपरी प्यार दिखाया है हमें, जो पहले जो ऊपरी प्यार दिखाते हैं लोगों के सामने, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपके पैर छूते हैं, आप तो हमारे आपका 1 रुपये का कॉइन दे दो, लेकिन कभी एक रात हमको घर में सुला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कभी 2 दिन हमें घर में रख सकते हैं क्या? नहीं। 1 दिन भी नहीं रखेंगे, बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, बोले नहीं आपके बच्चे की छाव लग जाएंगी। जैसे मेरी मम्मी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ये सब चीज़ों का सोसाइटी वालों ने किया था। मैं बोली क्योंकि उनको तो बर्दाश्त करना था, क्योंकि बिल्डिंग में रहते हैं हम। बिल्कुल। मैं बोली ये 1 दिन हमें बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ ऊपरी प्यार दिखाते हैं, ऐसा लगता है। बट कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो रिस्पेक्ट करते हैं, दिली मोहब्बत करते हैं, और दिली मोहब्बत ऐसी भी करते हैं कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई तो अपनी तरफ से हमें घर गिफ्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं। Exactly, 1% समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बड़ा दिल हर किसी का होगा नहीं जो बिना मतलब के किसी को इतना प्यार करे। Correct. और हमें प्यार करने वाला इंसान वो बिना मतलब के ही होगा जो हमसे प्यार करेगा। Exactly, right. वो जो मतलब से प्यार करेगा फिर वो प्यार ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, फिर वो इंसानियत ही खत्म हो जाती है वहाँ पर। तो ये तात्पर्य यही है कि आज तक वो चीज़ें कभी चेंज हुई नहीं है, और लोगों ने सिर्फ ऊपरी प्यार दिखाया है, और वो ऊपरी प्यार आज तक वो चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। वेल खुशी ये जानना चाहेंगे आपकी टोल नाके से लेकर अच्छा आपको बताया आपकी अब तक का जिंदगी मॉडल बनना, इन्फ्लुएंसर बनना, और सबसे बड़ी मॉडल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बनना, फर्स्ट मॉडल बनना, कितनी आप चेंजेस देखती हो? ऑल्सो ये जानना चाहेंगे ये सफ़र आपका कैसा रहा? सफ़र तो बहुत मुश्किल था एक्चुअली। जो ट्रांसजेंडर की जो कहानी होती है, एक किन्नर, एक जो ख्वाजा सराया की जो कहानी होती है, वो एक बहुत मुश्किल वक्त से ही गुजरती है। किसी भी ख्वाजा सराय की जो कहानी होती है वो बिल्कुल आसान नहीं होती है। अगर उसने ख्वाजा सराय का चोला पहन लिया, या उसने इसमें आ गई वो पूरी तरह से, तो उसकी ज़िंदगी उसने मतलब तकलीफ़ों से लिख दी है, मुझे तो ऐसा लगता है। और बहुत स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ता है, हर चीज़ को मांगने से मिलेगा नहीं। करेक्ट। बहुत उसके लिए या तो छीनना पड़ता है, या तो उसके लिए बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, या तो बहुत चीज़ों के लिए उसके लिए बहुत उसके पीछे लगना पड़ता है, जब जाके वो उस चीज़ के लिए मिलता है। जद्दोजहद कर दो तब जाकर बिल्कुल वो इतना आसान नहीं, कुछ भी आसान नहीं है। आप जैसे एक स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अगर कोई नॉर्मल एक मेल या फीमेल हो गया, वो एसएससी पास किया, तो उसके लिए 11th के कॉलेज में एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं होगी। करेक्ट। हाँ, हम अगर हमने कर दिया तो हमको तो पहली बार तो कॉलेज वाले 10 बार तो पहले वो आपस में मीटिंग बिठाएंगे, बोले इसको एडमिशन देना है। मार्क्स तो छोड़ दो, अगर मार्क्स अच्छे भी रहेंगे तो भी वो बोलेंगे पहले मीटिंग बिठाएंगे, इसको बिठाना है कि नहीं बिठाना है कॉलेज में, वो पहले ये सोचेंगे। आपके साथ कभी ऐसे हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इतना, जब मैं कॉलेज जाती थी तब मैं इतना लोगों में खुल के आई नहीं थी। लेकिन लोगों को पता चलता थोड़ा बहुत कि मैं
ये लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लड़कों के भेस में जाती थी कॉलेज ऐसा। लेकिन वो बोलते ना कि कुछ चीज़ छुट्टी नहीं है। बिल्कुल। और मैं पूरे क्लास के पूरे कॉलेज के सारे लेक्चर जानबूझ के अटेंड करती थी। मैं कैंटीन नहीं जाती थी ताकि मुझे पता है कैंटीन में सारे बदतमीज लड़के होंगे, रैगिंग हुई भी है बहुत ऐसा बहुत सारी चीज़ों से फेस। बट वो क्या है कि इत्तेफाक से कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे बहुत अच्छे थे, लकीली कि उनने हमेशा मेरा साथ दिया। हाँ, अभी शायद वो इस दुनिया में नहीं होंगे, राम सर पता नहीं कहाँ हैं, बट उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया मेरे लिए। उन्होंने बोला कि सारे बच्चों को कॉलेज से निकाल दूंगा अगर खुशी को परेशान किया तो। हाँ, दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। मेरा कॉलेज का रिकॉर्ड है, एक भी अटेंडेंस में वो मतलब वो नहीं था, एब्सेंट नहीं था। मतलब मैं इतना डरती थी कि मैं कैंटीन नहीं जाती थी। तुम सोचो, मैं डर के मारे कैंटीन नहीं जाती थी। नहीं तो एक कॉलेज में एक बच्चा अगर कॉलेज जाता है तो उसका एक अरमान होता है कि वो कॉलेज का लेक्चर बंक करे और फ्रेंड्स लोग के साथ मूवीज जाए। एक छोटा मोटा तो इतना अरमान रहता ही है सभी कॉलेज। बिल्कुल, हर कोई बंक करता है। हाँ, बट आपको पता मैंने एक लेक्चर नहीं बंक किया है। स्ट्रेंज। मैंने एक दोस्त नहीं बने कभी? नहीं, कभी दोस्त नहीं बने। कभी फीमेल्स को दोस्त बनाने की कोशिश करी, बट मुझे ऐसा लगा कि फीमेल भी मेरे साथ वो लड़कों के साथ मिलकर मेरी मजाक बनाना स्टार्ट किया। कोमली का नाम रख रही थी फीमेल्स लड़कियां मेरा। हाँ, मतलब उनको ऐसा लग रहा था ये कोमली का स्टाइल में आती है, किसी से बात नहीं करते, स्टाइल ही अलग है ये वो। मतलब लड़कों तो छोड़ो, वो लड़कियों ने भी स्टार्ट किया, तो मैं उनसे भी बात करना बंद कर दी। खुशी, घर में जब इतनी आपको हाइप मिली, लोगों ने जब आपको इतना पसंद किया, भले ऊपरी प्यार मिला, लेकिन जब आपको हाइप मिली, घर वालों का रिएक्शन क्या था? स्पेशली मम्मी की बात करूं, क्योंकि मम्मी आपकी नहीं चाहती थी कि कोई आपको लेके चला जाए और बंद करके घर में रखती थी बचपन में। नहीं, मम्मी का देखो वो एक पहली बात तो एक मनगढ़ंत कहानी लोगों ने बनाई है कि कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसको लेके उठा के लेके जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कहानी में तय है बस, और कुछ नहीं है। जब तक माँ की इजाज़त नहीं होगी या उसके बाप की इजाज़त नहीं होगी तो कोई किसी के बच्चे को लेके नहीं जा सकता। और किन्नरों के दिल में क्या रहम नहीं है, वो क्यों किसी के बच्चे को छीनेंगे? बिल्कुल, है ना। अगर किसी को देना होगा तो वो उनके घर जाके दे देंगे। एग्जैक्टली। और ऐसा कभी होता नहीं, ये सब कहानियां हैं। बहुत सारी मूवीज में जो दिखाया जाता है ना, वो सारी गलत चीजें बहुत सारी। एक तो मर्डर टू पिक्चर जैसे दिखा दिया है। उन्हें ताली जैसी मूवी क्यों नहीं बताया? ताली मूवी में कितना एग्जैक्टली कितना अच्छा और सब कुछ सही बताया। मैं जब आ रही थी ना तो आपका इंटरव्यू देख रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं आपकी कहानी टाली जैसे रिलेट कर पा रही थी कि एक शीमेल है और उन्हें लड़कियों जैसी फीलिंग्स है। बिल्कुल, बट वो बंद कमरे में अपने फीलिंग्स को वो करती है। ताली मूवी कितनी अच्छी बनाई, गौरी गुरु के ऊपर कितनी अच्छी मूवी बनाई ताली मूवी, देखो। और एक मर्डर टू मूवी बनाई, देखो कितना इतना। एक वो सड़क मूवी बनाई, देखो कितना नेगेटिव बताया हम लोगों को। ऐसा नहीं होता है, हम लोग ये काम के लिए बने क्या? आप लोगों ने कभी जब ऐसे इतने नेगेटिव बताते तो आपने कभी ऐसी आवाज उठाने की कोशिश? बिल्कुल, हमने बहुत बार बोला है। मेरे गुरु ने कितनी बार मीडिया में बोला है कि आप ऐसे नेगेटिविटी में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो बचा कुचा जो देते हैं जजमान लोग, हम जो किसी भी जजमान के घर जाके कुछ भी बोलते, जो राशन पानी जो देते जजमान होते हैं ना हमारे, जो दिवाली होली पे या कोई भी शुभ काम पे हमको पैसे देते हैं या कुछ भी चीज़ है, वो देना बंद कर देंगे, बोलेंगे ये काम करते हैं ये लोग। वेरी ट्रू, बिल्कुल ये गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ये सारी चीज़ें गलत है। मूवीज में जो ये आप अपनी पिक्चर का हाइप बनाने के लिए एक ट्रांसजेंडर को खड़ा करके ऐसा नेगेटिविटी, ये सब गलत है बिल्कुल भी। हाँ, तो हम ये बात पर थे, जब हाइप मिली तो मम्मा को और फैमिली वालों को कैसे लगा? मम्मा को बहुत अच्छा लगा मेरे। मम्मा का तो मेरा उसी दिन से खुश होना वो थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी जब मैं पैसा कमाना स्टार्ट करी थी। उसके लिए तो फेम वही था, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, इतना पैसा नहीं होता था हमारे पास में। 10-10 रुपये के लिए तरसती थी। तो और मम्मी का एक दिन 1000 रुपया घूम गया था, मेरे डैडी ने 5000 रुपये भेजा था। वो 1000 रुपया घूम, तो मुझे उस वक्त पता चला था कि 1000 रुपये की क्या वैल्यू है। और वो 1000 रुपये के लिए वो पूरा 24 घंटा रोई है।
और मैं उसको देखती ही बैठ रही कि मैं बोली ये 1000 रुपये के लिए 24 घंटे, मैं बोली ये 1000 रुपये के लिए मैं कितनी मेहनत करूँगी और मैं ज़रूर मेहनत, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। और मैंने उस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को वादा किया, मैंने अल्लाह से बोला अल्लाह तू मेरी हिम्मत बांधना, मैं चलती जाऊँगी, तू बस मेरा साथ देना। बस मैं चलती गई और मैं वो मेरा साथ दे देगा। बस अल्लाह ही मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहे बस। कितने साल की थी आप जब आपने कमाना सीखा और मम्मी के नजरों में वो खुशी देखी? बिल्कुल जब मैं ट्रक जाती थी मैं बहुत मजबूर हो गई थी जी। एक बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि डांस बार वगैरह में मैं जाती तो वो बंद ही हो गए थे और बहुत सारा चीज़ें ऐसा हो गया था कि पैसे नहीं हुआ करते थे। तो लोगों ने बोला कि आपके सेक्स वर्क की जगह पे जाके आपको इजी मनी कमाना होगा, तो आप भी जाके खड़े हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं बोली अभी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं बोली चलो मैं बोली पैसे आज मेरे लिए ये मजबूरी इतनी आ गई है, बोली चलो कोई बात नहीं, ये भी मोड़ देख लेते हैं। और मैं भी जो हमारे जो साथ वाले जो होते हैं उन जो मजबूरी में खड़े रहते हैं, सेक्स वर्क उसको पसंद थोड़ी होता है यार, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को नहीं होता है, सब कोई भी अपनी मजबूरी से जाके उस जगह पे खड़ा होता है। अब मैं भी जाके तैयार होके वहाँ पर खड़ी हो गई सेक्स वर्क की जगह पर, रोडों के ऊपर वहाँ पर सब आ रहे जा रहे, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत तेज़ बरसात हो रही है, बहुत वो हो रहा है, कुछ अजीब से ट्रक वाले आ रहे, किसी को ले जा रहे, बट वो मेरे पास आ रहे तो मुझे थोड़ा सा, मैं बोली नहीं। फिर मैंने देखा एक लंबी ट्रक की लाइन लगी हुई है मेरे सामने, तो वो टोल नाका की ज़कात नाका था, टोल नाका नहीं था ज़कात नाका था वो टोल नाका टाइप ही होता है वो। लंबी सी लाइन लगी थी एकदम ज़कात नाके की। मैं बोली चलो, मैं बोली ये मुझे ना अंदर से अजीब सा लगा कि बोली ये ठीक नहीं है मेरे लिए। मैंने क्या किया, वो छोड़ा वहाँ पे और मैंने वो ट्रकों के पास 1-1 रुपया मांगना स्टार्ट किया। हाँ, जस्ट ऐसे मैंने बोली दे बाबू दे एक दे बाबू दे, दुआ दूंगी दे। और वो 1-1 रुपया मांगते मैं इतनी लंबी 1-2 किलोमीटर में चली गई और मैंने 700-800 रुपया मांग ली। और मेरा पूरा पर्स वजन हो गया चिल्लर से। और मैं वो पैसा लेके मैं घर आई और वो पैसा देख के मेरी मम्मी एकदम वो हो गई, एकदम इमोशनल हो गई कि मैंने ये क्या हो गया। मम्मी के आंख में खुशी के आंसू। ₹730 कुछ थे। मतलब बहुत बड़ी बात थी, 730 रुपया कोई आसान एक और वो बैठ के गिन रहे हैं, ऐसा पर्सनैलिटी किया। वो समझ गई गलत काम से नहीं आया है पैसा, बिल्कुल। 1-1 रुपया बहुत मेहनत करके मांग के लाई है ये। और उस दिन वो खुश थी, इतना पैसा देखा था। फिर उसने मुझे रोका नहीं कभी कि तू जा मत। वो समझ गई ये गलत काम करके पैसा नहीं लाई है। वो मैं चली जाती थी रात रोज, कभी 1200 मांगती थी, कभी 1500 मांगती थी, ऐसा मांगती थी मैं। तो ये कितने साल तक सिलसिला चला? नहीं, ज़्यादा नहीं चला ये। फिर मैं डांस में चली गई, फिर मुझे गुरु मिल गई जी। एक दिन मैं 310 के बस स्टॉप पे बैठी थी, बहुत ठंडी मांग रही थी वहाँ पर भी मैं, कुर्ला के बस स्टॉप पे। तो बहुत तेज़ बुखार आ गया मांगते वो उस दिन के बाद से फिर मैंने मांगी नहीं मांगी उस दिन, वो भी मेरा आखिरी दिन था मांगने। बहुत तेज़ बुखार आ गया मुझे, मतलब पैसों के लिए मैं मांग रही हूँ और मुझे एकदम से बुखार आ गया, मतलब पूरी भीग गई मैं। फिर भी मांगी जा रही पैसे, और एकदम बुखार में ना, मतलब अचानक से ठंडी कैसे लग जाती है। और मैं बैठ गई एक जगह पर, सब मेरे सामने से आ रहे जा रहे, किसी को कोई पड़ी नहीं है। मतलब इसको क्या हुआ, इतनी काँप की रही है। उतने में एक रिक्शा मुड़ कर आई मेरे पास में। किसी को मेरे दर्द का एहसास हुआ होगा तभी तो वो आया होगा ना। तो उसमें मेरी गुरु थी। उसने मुझे बोला एक तू क्या कर रही है, उसने मुझे पहचाना तभी तो मुझे बोला तू ये क्या कर रही है यहाँ पर। मेरी दीदी ठंडी लग रही है, मैं तेरी रिक्शा में बैठूं क्या। तो बोली इधर आ चल बैठ, और वो मुझे घर लेकर गई, फिर खाना खिलाया उनके घर पर। हाँ, घर लेकर गई, खाना खिलाया, कपड़े बदलवाए, ये किया ऐसा। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो मुझे नहीं पता, मैं उससे बहुत ऐसी बात की, तू ये देना तू वो देना। हाँ, वो उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की। फिर खाना मैंने बोली घर जा। मैं बोली मैं वापस आऊँगी, बोली वापस मत आना, तू बहुत छोटी है। अच्छा। तेरे घर वाले मेरे घर पे आएंगे बोले,
ओके। तो तेरे वो झूठा इल्जाम लगाएंगे कि मेरे बच्चे को बिगाड़ रही है। तभी ऐसे आप कितने साल के थे? बहुत छोटी थी मैं, आई मे बी 18-19। ओह, शायद इतना होगा, पता नहीं, इतना ही होगा, बहुत छोटी थी। फिर कब किस कितने टाइम बाद आप आपके गुरु से मिलना और फिर इस मैं कम्युनिटी में जाना फिर मैं रोज उनके घर चली जाती हूँ, मुझे भगा देती थी। हाँ। बोले मत। मम्मी का क्या रिएक्शन हुआ करता था? मम्मी को पता चल गया था आप आपके गुरु मिल गए हैं आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं रोज चली जाती थी। तो एक दिन वो इसलिए नहीं दरवाज़ा खोलती थी, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई छोटा बच्चे का मेरे पे कुछ ऐसे इल्ज़ाम ना आ जाए कि मतलब मैं इनको बिगाड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र की दिखती थी, बहुत छोटी सी थी। तो एक दिन फिर इसने दरवाज़ा खोल दिया। ओके। हाँ, बोले अब तू अंदर आ, क्या है तेरा नाटक रोज रोज का, तू आ जाती इधर। बोले मेरे को नहीं जाने का मन होता है, मैं रोज आ जाऊंगी, कब तक तुम नहीं अंदर लेंगे मेरे को, मैं लड़ाई कर रही, बोले कब तक तो अंदर नहीं लेंगे मेरे को, है ना। एक दिन क्या घर में बोला कि एक दिन खाना खिलाते क्या, रोज खाना खिलाना पड़ेगा। और मतलब दादागिरी के साथ आप अंदर गए। उस दिन से वो दरवाजा कभी मेरे लिए बंद नहीं हुआ। आज पूरा 20 साल, 17-18 में भी उतना ही हो गया रहेगा। हो गया रहेगा। तो ये डांसिंग लाइन में जब जाने की अगर मैं बात करूं, सो आप जो डांस बार में गए, तो मुझे शबनम दीदी लेकर गई थी। ओके। हाँ, मैं ना ऐसे नॉर्मल फिर प्रोग्राम करने लगी। जी, जी। 300, 200, 500 रुपये मुझे मिल जाते थे प्रोग्राम। फिर मैं गुरु मिलने से पहले नहीं, गुरु मिलने के बाद फिर गुरु मुझे थोड़ा बहुत, जो गुरु के साथ मैं प्रोग्राम पे चली जाती थी, गुरु टोली पे जाती थी, बधाई पे सुबह सुबह उठ के बच्चा होता है, करेक्ट, राइट, वहाँ लेके, तो वहाँ वो लेके चली जाती थी मुझे साथ में। तो फिर उनके भी जो चेले थे गुरु के पहले, जो उनके प्रोग्राम पे मैं चली जाती थी, तो वो देख देख के मुझे सब आ गया कि मतलब प्रोग्राम्स पे भी जाते। तो फिर मुझे फिर यहाँ वहाँ से लोग मुझे बुलाने लग गए। फिर एक प्रोग्राम पे मैं शबनम दीदी से मेरी मुलाकात हो गई, हाँ ना। वो मतलब वो वहीं काम करती थी, वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे देखा, प्रोग्राम हो गया हमारा, उनके घर में शादी थी किसी के यहाँ पर, प्रोग्राम हो गया। और फिर उन्होंने मुझे बोला डांस करेगी तू? मैं बोली हाँ दीदी करूँगी। बोले अच्छा ठीक है, कल आ जाना ये टाइम पर 6 बजे तक घर पे। ड्रेस है, लहंगा वहंगा? मिली नहीं है मेरे पास, तो अच्छे तो यही है जो है वो। अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगी। शाम को 4 बजे फ़ोन कर। और पता है मैं दूसरे दिन 2 बजे से फ़ोन करी, वो 1 रुपये का कॉइन लेकर, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही मेरा। एक्साइटेड हूँ ना कि मुझे जाना है बाहर, डांस बार में डांस करने जाना है, देखना मुझे मेरा प्रमोशन हुआ है ना। मतलब वो रास्ते से मैं कहीं और जाके डांस करने वाली हूँ मैं। उन्होंने 4-4:30 बजे मेरा फ़ोन उठाया। अरे बोले तू पागल है, इतना मिस कॉल है, ये किसका STD का कॉल है? बोले लैंडलाइन का। बोले मैं ही कर रही थी दीदी, मुझे लगा फ़ोन नहीं उठाएंगे, मुझे झूठ बोले। बोले मैं ही बेटा, मैं सोती रहती हूँ टाइम पर, आ जा तू घर पे। तो मेरे पैसे नहीं रिक्शा के मेरे पास। तो बोले ठीक है, तो एक काम कर, तू आ जा। तो मैं गई, फिर वो रिक्शा के पैसे वैसे सब दिए। फिर ये वो पहले दिन तो मैं चल कर गई, दूसरे दिन रिक्शा के पैसे उसने मुझे दिए थे। पहले दिन तो मैं चल कर गई थी। हाँ, पहले दिन में चल कर, मुझे याद है बराबर, पहले दिन में चल कर गई उनके घर पे। दीदी ड्रेस नहीं है। दीदी बोले कोई बात नहीं, उनका बॉय, मतलब वो जैसे हीरोइन, उनकी गाड़ी लगी, उनका सब सामान मिली ये डांस वाले में काम करती कि हीरोइन है। मैं मन सोची, मैं उस जमाने की वो बड़ी थी बहुत, मतलब बहुत हाई। घर भी उनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा खासा था। और बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड औरत। मतलब कोई इंसान ज़बरदस्ती डांस बार में नहीं जाता है, किसी की मजबूरी होती है वो इसलिए जाता है। सब अपनी मजबूरी से ही जाते है ना। तो वो भी किसी मजबूरी से ही गई होगी। और जब इतनी लग्जरी लाइफ मिलती तो कोई इंसान क्यों छोड़ेगा अपनी लग्जरी लाइफ। तो वो मुझे लेकर गई। और जैसे मैं गई, जैसे मेकअप रूम में गई, मतलब उनका ठाट ही अलग। जैसे वो आए तो वॉचमैन ने उनका गाड़ी का गेट खोला, उनका बैग उठाया। मैं बोली ये तो बहुत बड़ी हीरोइन विलन है कि इसका बैग भी उठा रहा है, मेरा बैग भी उठाया। मैं बोली ये तो अच्छी बात है। मैं दीदी बोली चल अंदर चल। मैं बोली हाँ दीदी आई। सेठ बोली ये आज से रोज़ आएगी मेरे साथ में, मतलब वो हुक्म जमा रही है, ये रोज़ आएगी ये मेरे साथ में। हाँ अन्ना, ये रोज़ आएगी मेरे साथ में, इसको ये मेरे साथ में मेरी बहन जैसी है, ठीक है। अभी वो सब जब वो खीरा आइस सब रखो, अभी हम मेकअप करेंगे, चलो मेकअप की वो जगह बनाओ। ग्रीन रूम में जैसे कुछ सब लड़कियाँ देख बोली अरे देखो छक्का है, शबनम छक्का लेकर आई। तो
उसने सुन ली और उसने गाली विली देना स्टार्ट करी लड़कियों को, ए तुम्हारी ऐसा तुम्हारा वैसा, बोले तुम लोगों को प्रॉब्लम उठ के ऐसे जाओ, चलो निकलो यहाँ से। अब उसकी चलती थी, वो वहाँ की टॉप मोस्ट कमाने वाली लड़की, उसकी बहुत चलने की, तो मुझे फिर मैं बैठी, फिर मुझे मेकअप वेकअप कर ली। अब वो तो चली गई फ्लोर पे, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को कौन बुला रहा नहीं है, अब वो सब अपने अपने मस्त हो गए। अब मैं बैठी हूँ, मैंने कौन मुझे बुलाएगा, मुझे मैं फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ मैं अभी कि मैं बैठी, मुझे लगा अब कोई मुझे बुलाएगा, मुझे क्या पता खुद से जाना पड़ता है। फिर मुझे दीदी बोली तू गई नहीं स्टेज पे, मेरी दीदी मुझे क्या पता, मुझे कब से बैठी हूँ यहाँ पर। बोले एक काम कर, अच्छा एक काम कर, एक गाना लगा, चल वो सॉन्ग वाले को बुलाया, बोले इसका गाना लगाओ। तो बोले कौन सा गाना, एकदम वेरी रूडली बात की, कौन सा गाना तुम्हारा, कौन सा गाना चाहिए, हाँ बोलो जल्दी। बोले मेरी चोली के पीछे गाना लगाओ। तो बोले ठीक है चोली के पीछे गाना लगा, अभी 2 गाने के बाद तुम्हारा गाना है, फटाफट आने का, फटाफट जाने का, ऐसा रूडली उसके सामने नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हूँ ऐसा जैसे से, अब मेरा टर्न आया गाने का, और स्टूपिड ने क्या किया, मेरे गाने को आधा कट कर दिया पूरा। हाँ पता है फिर लेकिन फिर भी मैं स्टेज पे गई, मेरा बहुत एकदम अच्छे से मैंने कॉन्फिडेंशली मैं जैसी स्टेज पे गई, लड़कियाँ इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी लड़कियाँ, मतलब किसी ने स्टार्ट नहीं किया, बट सारी लड़कियों ने मुझे 500 रुपीज़ से मेरे को स्टार्ट किया, मतलब सब लोग जितनी 25 to 30 गर्ल्स थी, सब ने मुझे वो दिया, मतलब मोटिवेट किया, मतलब मुझे वो डीमोटिवेट नहीं होता, मतलब सबने मुझे 500 रुपये दिया, मतलब मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं और डांस करूँ। फिर उनके जो गेस्ट थे उनको बोला, उन सब लोगों ने कि इस पे पैसे उड़ाओ, तो वो बहुत पैसे उड़ गए। अब जैसे पैसे उड़े और नीचे जमीन पे गिरे, तो छोटू बच्चे नहीं होते उठाने वाले, वो पैसे उठाने लग गए। अब मैं उनको मारने लगी, मतलब ये तो मेरे पैसे में उठा रही, मेरे पैसे है। तो शबनम दीदी बोली इनको मार मत, बोले ये पैसे तेरे ही हो, तेरे ही पैसे उठा रहे हो लोग। मुझे कुछ पता नहीं था ना, तो ये सब चीज, फिर उस दिन से वो, फिर मैं सब हिसाब, तो मैंने पहले दिन 12,500 रुपये घर लेकर आई एक साथ, मतलब कट वट के पूरा, वो सबसे बड़ा अमाउंट था पहली कमाई का जी, एकदम पूरा इतना भर के मैं लेकर आई। तब मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि ये क्या करके आई, तब गलत काम तो नहीं हुआ। हाँ उसको ऐसा, फिर मैंने बताया नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। फिर मम्मी का क्या रही, बोले कोई बात नहीं, बोले डांस करके तो कोई बात नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। राइट। तो फिर मैं रोज आने, फिर वहाँ से थोड़ा सा हमारा घर का स्थिति थोड़ा सा सही होने लगा और काफ़ी कुछ अच्छा हो गया, अल्लाह के करम से बहुत कुछ अच्छा हुआ, और मैं बहुत अपनी लाइफ में बिजी होने लग गई, अपने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा रहना करना, अच्छे से रहना कर लगा, फिर थोड़ा सा घर को रिनोवेट किया, मतलब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें स्टार्ट मतलब होने लगा, अच्छे से होने लगा। वेल फैमिली सपोर्ट में आपकी मम्मी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन आपके डैडी अभी नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? बट ये जानना चाहेंगे शुरुआत में इनिशियल डेज में जब पता चला था तो डैडी कितने सपोर्टिव थे? डैडी हमेशा से मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो बाहर ही रहते थे। अच्छा। वो सऊदी में रहते थे, वो सऊदी में ड्राइवर का काम करते थे रियाद में, और मेरे ख्याल से मम्मी उनको फ़ोन पे बता देती थी कि ऐसा है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ छुपता नहीं है ना, तो वो अपनी औलाद के बारे में डिस्कशन तो करते ही होंगे, बट कभी भी उन्होंने मुझसे कभी सवाल नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उनकी आंखों में देखा है कि शायद मेरी मजबूरी ने बोले इसको इस जगह पे लेकर आ गया है। अगर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा अगर बहुत अच्छा होता तो ये, लेकिन उनके डेथ से कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो अपने सारा जो ज़िंदगी भर उन्होंने जो मेहनत की है ना, वो सब वो वेकेशन पे थे वो जी। मतलब वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे वो ऐसा, मतलब उनके मतलब एक्सपायर होने से पहले मतलब वो घूमते थे, मतलब मैंने कभी उनको घूमते फिरते कभी नहीं देखा, हमेशा वो भारी बिजी मतलब काम में ही रहते थे फैमिली के पीछे। कभी यहाँ कंपनी में, क्योंकि मतलब बाहर गांव में जो मतलब जो आउट ऑफ इंडिया जब कोई भी नौकरी होती तो वहाँ की कंपनीज कभी भी बंद हो जाती है। करेक्ट, राइट। कितनी बार ऐसे मेरे डैडी की जो कंपनीज हुई है सऊदी की, वो काफ़ी बार बंद हुई है और काफ़ी बार वो वापस रिटर्न आए हैं मूड ऑफ होके, तो फिर नया जॉब ढूंढने के लिए कितना वो करना पड़ता है। तो ऐसा, तो ये जो वो लास्ट टाइम का जो उनका पीरियड जो था ना, वो जो
वो ना वो एंजॉय कर रहे थे, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो एकदम आराम थे एकदम वो। तो आपकी बहन भी है? हाँ, एक ही बहन है। इक्वली ट्रीट किया जाता था आपको भी? मेरी बहन को थोड़ा सा कम प्यार मिला क्योंकि वो बहुत कम, वो ज़्यादा मतलब मिल नहीं पाई थी मेरे डैडी से। हाँ ओके। लेकिन फिर भी वो मतलब वो बहुत लाडली है। हाँ, और मेरे से 10 साल छोटी है वो। ओह। हाँ, नाज़मीन से अभी आप मिले होंगे, वो 10 साल छोटी है मुझसे। ओके। हाँ, और उसकी एक बेबी है, 10 साल बाद ही मुझसे पैदा हुई है वो, और एक ही बहन है मुझे। ओके। बट इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिमिनेशन की और होमोसेक्सुअलिटी की, अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, सेक्शन 377 जब पास किया गया था, अभी अगर मैं आपकी पर्सनल बात करूँ, क्या आप अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहोगी? लाइक एज एन किसी को देख रही हो आप, अपनी पार्टनर फैमिली बढ़ाने की बात अगर मैं करूँ तो? No, I don't believe in this. Okay. First of all, I don't believe, मैं दूसरों की राय की बात नहीं करूँगी, बट मैं अपनी राय रखना चाहूँगी। मुझे दूसरों की राय की कोई परवाह नहीं है, और मुझे अपनी राय की मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बुरा हुआ है और मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को बुरा नहीं बोलना चाहूँगी। मैं बोली कि जो प्रकृति का नियम है, हमें जो ऊपर वाले ने जो नियम बनाया है, हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। एक औरत को आदमी के लिए ही बनाया है और एक आदमी को औरत के लिए ही बनाया है। अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो ये गुनाह है, और मैं तो इसको गुनाह ही मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत किया था, तो मुझे वो खुदा की तरफ से सज़ा थी, और वो खुदा ने मुझे सज़ा दी थी। और जैसे मैं उस चीज़ से हटी, और अल्लाह पाक ने मुझे इस तरह से मुझे कामयाबी दी कि वो कामयाबी आज तक रुकी नहीं है। माशाल्लाह। है ना, और ये गुनाह है, और बेशक ये गुनाह, और मैं इसको गुनाह ही मानती हूँ। मेरे को ज़बरदस्ती मुझे कोई यहाँ पर वो फ्लैग लटका के वहाँ पर जाके नाचना है, मैं ये हूँ मैं हूँ, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या काम करूँगी वो लोगों को दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, करेक्ट। और मैं क्या करूँगी वो लोगों को दिखना चाहिए। मैं कोई ज़बरदस्ती, मुझे लोगों में ढिंढोरा पीटना नहीं है, मुझे वो ये बताना नहीं है, मुझे किसी की रैली में जाना नहीं है, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को क्या बुरा लगा है। मैं कभी किसी की रैली में जाती नहीं हूँ, और मुझे इससे कोई, मैं मेरे गुरु के सोशल वर्क से जुड़ी हूँ, और मैं उसी की सोशल वर्क से जुड़ूंगी, और मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, और अल्लाह को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इसी तरह से अल्लाह ने फना की थी, और अल्लाह को ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह लगता है। और मैं कुरान पढ़ती हूँ, और अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है, और इसलिए मैं इस चीज़ से दूर रहती हूँ, बस। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये। आप इस जनरेशन में होने के बाद इतनी बड़ी बात कह रही है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो स्ट्रेट भी है वो ट्रांसजेंडर बनने की कोशिश करते हैं। हम कितनी बार ट्रेन में लोगों से टकराते हैं, ऐसी वो है स्ट्रेट, दिखते हैं हमें वो स्ट्रेट, बट वो वो प्रिटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मांगना है, शायद से मांगने में उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आपने आज ये बात कही, आई होप आपकी बात सुनकर लोग सुधर जाए थोड़ा बहुत। बिल्कुल, ये कभी ये चीज़ सक्सेस होगी ही नहीं। कौन बोलेगा ये चीज़ कितने दिन तक ये सक्सेस चलेगा, मुझे बताओ ना। कहाँ कितने दिन तक ये चीज़ चलेगी, तुम बताओ ना। एक ना एक दिन वो छोड़ के जाएगा ही, एक ना एक दिन वो उसका पार्टनर उसको छोड़ के जाएगा, उसका पार्ट, क्योंकि जो चीज़ ऊपर वाले ने इस दुनिया के लिए बनाई नहीं गया, और तुम ज़बरदस्ती वो चीज़ करोगे इस दुनिया में आके, तो वो चीज़। साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आप ये मानती हो, एक्सेप्ट करती हो, जिस तरह आपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा कि आपने सेक्स चेंज करवाया है। हाँ। और आपको किसी ने छोड़कर चला गया। हम वहाँ तक के नहीं जाएंगे, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आपने ये गुनाह किया है? आपको लगता है कि आप मानती नहीं हो? देखो, मेरे को ये एक चीज़ जो होती है जो अपने लिए की जाती है जी, है ना, जिसे हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हम अपने आप को ग्रूम करने के लिए थोड़े बहुत सर्जरीज करवाते हैं, ग्रूम करने के लिए कुछ ना कुछ करवाया होता है। लेकिन अगर हमने किसी पार्टनर के लिए हम वो करा रहे हैं तो वो गुनाह हो गया। ओके, राइट। ये जो अपने लिए जो कर रहे हैं, चलो ये तो एक बार माफ़ी हो ही जाएगी। लेकिन हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और गलत हो, वो तो गलत ही है फिर तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल गलत है। और आप सोचो ना, मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक प्यार के लिए तरसी, बताऊं, एक क्या प्यार के लिए तरसी कि एक आदमी मुझसे प्यार करे,
मुझसे शादी करे, सब कुछ करे, सब कुछ वादा होने के बाद, और वो भाग गया, चला गया। एक बार भी पलट के ही नहीं देखा कि क्या होगा हॉस्पिटल में, क्या, जबकि हॉस्पिटल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, डॉक्टर्स का सर्जरीज फेल हो गया मेरा। 2 महीना मैं बिस्तर पे पड़ गई, डिप्रेशन अलग, ये वो सारी चीज़ें अलग, है ना। और फिर वो तो मेरी गुरु उम्रा करके आई, फिर उसने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैं ठीक होकर आई हूँ। नहीं तो प्राइवेट वाले तो, मेरा तो वो उनसे गलती हो गई, गलत ऑपरेशन करके, तो वो मान नहीं रहे थे। कोई सर्जरी करके गलत करेंगे, वो अपनी गलती मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। वो नहीं मान रहे थे। फिर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मेरी गुरु ने फिर ठीक करा के मुझे, अल्लाह ने मेरी गुरु को ज़रिया बनाया, और वो ठीक करा के मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल 7 दिन में मुझे ठीक करा के हॉस्पिटल से बाहर निकालिए। 7 डेज, विद इन 7 डेज साइन हॉस्पिटल में। देखो, और प्राइवेट में आप? प्राइवेट में 3 महीने से मैं मर रही थी। 3 महीने से, मतलब ये ऑपरेशन करा, ये गलत हो गया, वो मेरी बॉडी को एक्सपेरिमेंट बना के रख दिया था। मतलब उससे एक चीज़ गलत हो गई, वो गलत पे गलत, वो सोच रहा कि ये सही कर दूंगा तो ये वो फिर से वो गलत हो रहा था। मतलब वो 2-3 महीना जो डिप्रेशन में, अगर मेरी मम्मी साथ नहीं होती तो शायद मेरा क्या होता। मेरी मम्मी ने साथ दिया, कुछ मेरे कुछ चीज़ें पावरफुल, मैं जब मेरा जो दिमाग जो था, मैं उस चीज़ को मैं मेंटेन रखती गई कि नहीं, आज नहीं तो कल ठीक होगा, आज नहीं तो ठीक कर लूँगा। वो जो मेरा पावर था वो अंदर, वो उस चीज़ को रखा। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद इस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पाता था। आपकी मम्मी का आई थिंक से बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। साथ देना। हम यूजुअली देखते हैं और सुनते भी है स्टोरीज कि जब किसी फैमिली में ऐसे होता है बच्चा, तो उसको पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं मिलता, और आपकी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है ओवरऑल। क्या कहना चाहूँगी अपनी मम्मी के लिए? अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज मैं बोलूँ आपको, क्या कुछ करना है, अब भी बाकी है? अब बहुत कुछ बाकी है। बच्चे तो माँ के फरमा बरदार ही होते हैं, बिल्कुल। और हम तो कभी ज़िंदगी में उनका कोई कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। बिल्कुल नहीं अदा कर पाएंगे। कभी कभी बहसबाजी भी हो जाती है, बट गलती किसकी भी, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन सॉरी मैं ही बोल देती हूँ, मम्मी मैं से गलती हो गई, सॉरी। क्योंकि देखो, अब घर में हमारे कौन रहते हैं, हम सब जब एक साथ ही घर में रहते हैं तो हम एक दूसरे से ही लड़ते हैं, एक दूसरे से ही बात करते हैं, और एक दूसरे से ही वो करते हैं। और मम्मी से मेरा बहुत अच्छे से रहा है स्टार्टिंग से ही। जब कुछ चीज़ें बिगड़ी थी बीच में, जब मैं प्यार में पड़ी थी, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी बहुत चीज़ें। घर मम्मी से, सिस्टर से लेकर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई थी। एक चीज़ ने बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़, मेरी गुरु से लेकर हर चीज़ को बिगाड़ दिया था। बट अल्लाह के करम से अब सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है, और बहुत अच्छा है कि मतलब अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस खुशी ये जानना चाहेंगे, जब पहले आप डांस करती थी शादियों में, फंक्शंस में जाकर, उसके अकॉर्डिंग अभी भी सिमिलर पैसे मिलते हैं या अब बढ़कर मिलते हैं? क्योंकि अब तो नाम हो गया है आपका, आप बड़ी हो गई हो। ऐसा नहीं है, जो हमारे पुराने जजमान थे उनके लिए तो मैं आज भी उन्हीं पैसे में जाती हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा फीस को थोड़ा सा वो रख दिया हल्का सा। और दूसरा, मैं मेकअप सेमिनार्स में ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो वो शादी के प्रोग्राम्स थोड़ा सा मैं नहीं ले पाती हूँ थोड़ा सा, और आते हैं तो फिर जैसे मैं मना कर दी थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं किसी और को भेज दूँगी, तो वो थोड़ा सा नहीं होता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ही जाना चाहिए ऐसा। अगर मैं प्रोफेशन वाइज बात करूँ, अगर आप भले ही ट्रांसजेंडर होती, अगर डांस नहीं, तो फिर क्या आप प्रोफेशन चूज करते? क्या करना था आपको लाइफ में? मुझे ना, ऐसे तो मुझे एकदम स्टार्टिंग मुझे टीचर बनना था। हाँ, मैं जब स्कूल पढ़ती थी ना, तो मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था। ट्यूशन पढ़ाने का बहुत शौक था। स्कूल में टीचर बनने, मैं स्कूल में टीचर भी थी। हाँ, मुझे 800 रुपये पगार थी। हाँ, मेरी मम्मी को कोई फ्रेंड्स थे, उनका एक स्कूल था, न्यू स्टार इंग्लिश हाई स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल था। उसमें मैं 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी मैं। मेरा बहुत अरमान था टीचर बनने का। फिर थोड़ी देर बाद अरमान चेंज होते गए। लेकिन पढ़ाने का मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे पढ़ाने का। अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है
कि मैं मेकअप सीख लूँ और मैं मेकअप टीचर बन जाऊँ। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। फिर मम्मी से मैं पूछती हूँ, मम्मी बोले कि तू मेकअप बच्चे को सिखाएगी कि तू मेकअप सेमिनार अटेंड करेगी। करेक्ट, राइट। हाँ, तो मैंने ठीक है, जब जो होगा सो देखा जाएगा। अभी आप मम्मी के साथ ही रहते हो हाँ, या गुरु के साथ? नहीं, मम्मी के साथ रहती हूँ और गुरु से मिलने जाती। पहले से मैं मम्मी के साथ ही रहती हूँ, लेकिन गुरु से मैं हमेशा मिलने जाते करती हूँ। ओके। हाँ। अगर वैल्यूज़ की मैं बात करूँ आपके, अब क्या वैल्यूज़ है आपके? नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। अच्छा, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ मतलब जैसे कि कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे? कुछ अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ, अभी आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो? और जैसे कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और फिर एक्सेप्ट करने लगे, तो वैल्यूज़ इंसान के चेंज होते हैं। अच्छा। यस, तो क्या क्या वैल्यूज़ अभी है आपके? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझी, थोड़ा सा समझाओ मुझे। नॉर्म्स एंड वैल्यूज आई नो, बट उसको थोड़ा सा हिंदी में बताओ मुझे। अगर मैं आपकी कम्युनिटी की बात करूं, बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो पहले आप इतनी समझती नहीं थी चीज़ों को, अब समझने लगी हो चीज़ों को। तो डे बाय डे हमारी चीज़ें भी बदलती है। आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ आपने वैल्यूज अभी लेकर आई हो कि लोगों के लिए ये ही रहेगा और इतनी ही लिमिट? अच्छा, ऐसा देखो, जो पुराने जो लोग थे, जो अभी भी बात करते हैं ना, जो जैसे मैंने अभी बताया था कुछ लोगों के बारे में कि कुछ लोग जो हमें रिजेक्ट करते थे, बात नहीं करते, अभी मक्खियों के जैसा आगे पीछे मंडराते रहते हैं चिपकने के लिए। बट मैं उनसे वैसे ही बात करती हूँ जैसे पहले, क्योंकि उन लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये वैसी नहीं थी जैसे हम इनको समझते थे। ये वैसी नहीं थी जैसे हम इनको समझते थे। हम अपने बच्चों को इनके घर नहीं भेजते थे ताकि इनका घर पे जाए तो हमारे बच्चे बिगड़ जाए, लेकिन हम वैसे नहीं थे। तुम्हारे घर के बच्चे हमारे घर में आने से कोई बच्चे बिगड़ थोड़ी सकते, ऐसा ये तो सबकी नसीब की बात है ना। तो आप किसी के साथ ऐसा मत भेदभाव ना करें। अगर आप मेरे साथ करेंगे, आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज़ मेरी मम्मी ने फेस किया है। अगर आपके साथ आपके घर वालों को फेस करना पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? मेरी मम्मी को तो बॉयकॉट किया गया था ना सोसाइटी में। तो आपने बताया। हाँ, पूरी सोसाइटी वालों ने ये भी तक बोला, यहाँ तक जब मैं डांस बार में जाने लग गई थी, मैं रात को आती थी, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी मीटिंग जमाई, पूरी सोसाइटी वालों ने मिलकर आके, मैं नहीं थी घर पे, और उन्होंने बोला कि आपको घर खाली पड़ना पड़ेगा, आप घर छोड़ के जाओ। मतलब सोसाइटी वालों ने, जबकि हमारा खुद का घर था। अच्छा है कि रेंट का घर नहीं था, खुद के घर को बोले कि तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आधे घंटे का टाइम लूंगी घर छोड़ के जाने का, लेकिन 1 करोड़ रुपए दो। और क्या, आधा घंटे 15-20 मिनट्स में घर सामान भी छोड़ के जाऊंगी, कुछ भी नहीं देखूंगी भी नहीं, ताला भी नहीं मारूंगी, ऐसे ही जाऊंगी। 1 करोड़ रुपए रखो, मैं अब भी चली जाती हूँ। मेरी मम्मी और मैं चुपचाप चले जाएंगे, तुम लोग की बिल्डिंग की तरफ देखेंगी भी नहीं। वो आए नहीं ना वापस, कैसे आएंगे? 1 करोड़ रुपए दे देंगे लोग। इनके पैसे से घर खरीदा था हमने। मेरे डैडी ने एक पसीना एक खून पसीना एक करके उसने घर पैसा जोड़ के उसकी मेहनत की कमाई से वो घर जोड़ा था। ये मुमरा की बात है। हाँ, मुमरा की बात है। हाँ, मतलब वो मुमरा में सोसाइटी वाले सोसाइटी बना के वो लोग मेरी मम्मी को बोले थे सोसाइटी मुमरा में बन रही है। बताओ। यहाँ एक बार पूछते तो बात भी अलग रहती थे। राइट। हाँ। कुछ चीज़ों का सेंस नहीं है लोगों को। कुछ एक तो उन लोगों को वो नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नॉलेज नहीं है और इल्म नहीं है। इल्म ही नहीं है। इल्म नहीं है। कितने लोग ऐसे पागल से जिनको इल्म नहीं है और उनको बड़ी बड़ी वो बातें करेंगे, इस्लामिक बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनके पास मेरे पास बहुत सारे जवाब है, लेकिन मैं नहीं देना चाहती जवाब ऐसे। इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी कठिनाइयाँ फेस करके कभी ऐसे लगा है? अरे अभी अब ये तो छोड़ो, ये अभी जो ये इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में भी बहुत सारा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है कि ये आजकल के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ना, जो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले अरे हाय हेलो हाउ आर यू, एक दूसरे को फॉलो करेंगे, थोड़े दिन के बाद हमको अनफॉलो कर देंगे। सो फॉलो ही क्यों किया? हाँ, वही फॉलो ही क्यों किया था फिर अनफॉलो करने के लिए। करेक्ट। मैं तो ये समझ, अनफॉलो क्यों किया तुमने? मुझे फॉलो करना था तो फिर अनफॉलो। बहुत बड़े बड़े जितने भी, मैं किसी का नाम ले लूँगी,
मैं जबरदस्ती का प्रमोशन नहीं देना चाहती किसी को। मतलब वो इंडस्ट्री में अभी भी है? बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं कुछ, जो मुझे फॉलो करके अनफॉलो करी है। तो समझ जाना आप कौन में किस किस का नाम, और वो अच्छे से जानते, बिना रीज़न के मुझे अनफॉलो खुद ने किया, सामने से मैसेज खुद ने किया और मुझे फॉलो करके फिर अनफॉलो खुद ने किया। मेरी कोई बात नहीं, एक दिन तुम खुद ही मुझे फॉलो करेंगे और मुझे बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा रील देखा था ये वो, ऐसा हमने कहा जैसे बहुत मीठे बनेगा, हाँ तुम्हारा रील देखा था। अरे भाई सब देखते हैं रील हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तुमने फॉलो किया अनफॉलो करने का रीज़न भी तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली राइट। मतलब ना आपसे इतनी बातचीत हुई होगी, ना आर्ग्यूमेंट, ना कुछ भी नहीं, कोई भी बात नहीं, फिर अनफॉलो कर दिया। फिर फॉलो ही क्यों किया था? फिर फॉलो ही क्यों किया था? ये नाम के शायद से सिर्फ होते हैं इन्फ्लुएंसर बस। जो मैं बात कर रही थी, इतनी सारी स्ट्रगल्स, इतनी सारी कठिनाइयाँ फेस करने के बाद कभी ऐसा लगा अल्लाह तूने मुझे ऐसे क्यों उतारा? ना, मैंने कभी नहीं कहा। और हमें कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। जी। हमें कभी भी अल्लाह को ब्लेम नहीं करना चाहिए और अल्लाह को कभी नहीं बोले कि अल्लाह तूने क्यों किया ऐसा, ना कभी नहीं। मैंने कभी नहीं बोला अल्लाह को। मैं बचपन से नमाज़ पढ़ती हूँ माशाल्लाह। हाँ, बचपन छोटी थी ना, मैं जब से मुझे कुछ भी चाहिए रहता था ना, आई हैव टू, मैं अल्लाह को बोलती थी। अरे वाह। मुझे इतना इल्म नहीं था, लेकिन नमाज़ पढ़ना तो मुझे आता ही था। बिल्कुल। तो मैं उससे नमाज में ही मांगती थी, कुछ भी मुझे मांगना रहता था और मैं छोटी से मांग, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों किया। बस एक बार मैंने ऐसा बोला था और उसकी सज़ा मुझे मिली, और वही जब मुझे प्यार हुआ था। क्योंकि और उसको पता है कि जब ये चीज़ गलत है तो ये मैं क्यों, और जब मुझे पता है कि कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तब मेरे को बाद में, मुझे इल्म नहीं था एक्चुअली उस टाइम, लेकिन बाद में मुझे इल्म हुआ कि जब मैंने बराबर कुरान पढ़ा, मुझे सब चीज़ें पता चली कि जो चीज़ गलत है तो कहाँ से दुआ कबूल होगी। बिल्कुल। हाँ फिर, और कभी भी हम अल्लाह को ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया। नो, अल्लाह हमारे लिए जो भी करता है बेहतर करता है, अच्छे के लिए ही करता है। करेक्ट। और उसका हमेशा शुक्र अदा करती हूँ, मैं हमेशा शुक्र अदा करती हूँ। माशाल्लाह, यही होना चाहिए, शुक्र अदा करते रहे। हम आज इतनी जिंदगी भी जी रहे तो पता नहीं किस वजह से जी रहे हैं। बिल्कुल। वेल हम तो झूठी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत छोटी, बहुत छोटी, और झूठी तो झूठी और छोटी भी बहुत। हमको सबको एक दिन, उस दिन का इंतजार करना जब फैसले का दिन होगा, हम सबको खड़ा रहना उसके सामने। करेक्ट। तो जो झूठ बोलता है सच बोलता है वो सब यहीं रह जाएगा उसके सामने। सब जब अमालनामा खुल के बैठा होगा तो तब सब पता चल जाएगा कि कौन कितना सच बोला है, कौन कितना झूठ बोला है। यहाँ बैठे दो जन लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वेल थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी मैं, इनिशियली जब आप फीमेल थे तो आपने जिस तरह कहा कि आप बचपन से नमाज पढ़ते, तो मस्जिद में कभी गए नमाज पढ़ने? बिल्कुल गई हूँ मैं। अभी जैसी लड़कियां पढ़ती वैसी आप अदा करते हो? नहीं, मैं जैसे नॉर्मल जैसे नमाज पढ़ते ना वैसे ही मैं नमाज पढ़ती हूँ। ओके। हाँ, जैसे नॉर्मल लड़के नमाज पढ़ते हैं ना, लड़के जैसे वैसे ही नमाज पढ़ती हूँ मैं। और ये ऐसा नहीं है, मैं सभी लोगों को देखी हूँ, कई दूसरे देश की जो औरतें होती है वो भी जेंट्स जैसा ही नमाज पढ़ती है। बिल्कुल, मैंने भी देखा है। हम भी उम्रा कर आए तो मैंने वहाँ देखा है, बहुत सारी औरतें जो होती है ना वो मेल जैसे ही नमाज पढ़ती, क्योंकि वहाँ तो सभी को एक ही जमात में खड़ा होना पड़ता है। करेक्ट, राइट। तो फिर वहाँ तो कोई ऐसा भेदभाव ही नहीं है। अल्लाह को सजदा पसंद है बस, और क्या चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, बस मंजिल आसान। करेक्ट, राइट। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटीज? अच्छा, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और भी अच्छा काम करूं और अपने घर वालों को अच्छे से देखूं, है ना। पता नहीं मैं ना बहुत सारी चीज़ों में ना मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं दे देती हूँ। इसलिए देती हूँ कि मैंने बहुत चीज़ों को गरीबी से देखा है, इसलिए मैं थोड़ी इतनी सी कंजूस हूँ। लेकिन बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती माँ बाप के लिए। करेक्ट, वो ज़िंदगी भर रहेगी, फर्ज अदा करते ही रहना पड़ा अदा हमेशा, भाई का, बहन का, हर चीज़ का, माँ का, बेटे का, सब चीज़ का अदा करते ही रहना है। करेक्ट। और प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या? इम्पोर्टेंस। अच्छा, इम्पोर्टेंस, पैसा, अभी जैसा आपने कहा कि पैसा मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तवज्जो देते हो आप उस पे। देती हूँ मैं तवज्जो। फैमिली की बात करूँ या काम की बात क्योंकि करूँ, पैसों के लिए ही मुझे नीचे गिराया गया, पैसों के लिए मुझे तोला गया, पैसों से मुझे तोला गया, हर चीज़ मुझे सिर्फ पैसों से ही तोला गई। मेरी इज्जत, मेरा टैलेंट,
मेरा सब कुछ मेरा पैसों से तोला गया, तो मैं पैसे को बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ, है ना, कि मेरे लिए अल्लाह तू मुझे इतना दे कि ये लोग मुझे कभी उस चीज़ से वो नहीं करें, बेइज्जत ना करें। हाँ बस। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कम्युनिटी के टूवर्ड्स के, अब जब ऊपर वाले ने हर चीज़ आपको दिया है कि मैं मेरी कम्युनिटी को बेटर बनाने के लिए लोगों को एक नज़रिया बदलूं, हाँ। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बिल्कुल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि मेरा देख के बहुत सारे जो जितने भी जो ट्रांसजेंडर्स जो है वो पहले वीडियोस नहीं बनाते थे। करेक्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा देख के मतलब खुल के आके वीडियोस बनाने लगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए, ये करे वो करे। लेकिन सिर्फ यही चीज़ नहीं होता है, मैं उनको हमेशा ये समझाती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेहनत अपनी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और दूसरा कि हम अपने लिए कुछ करें, दूसरों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करें, है ना। हम अपना ध्यान दें, अपनी माँ का ध्यान दें, अपने गुरु का ध्यान दें, और किसी मेल पर्सन का बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि उसका एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में कोई रोल नहीं होता है। और जो भी ट्रांसजेंडर्स प्यार में पड़े हैं, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से दूर हो जाए, क्योंकि आपको लास्ट में ज़ीरो के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय ज़ीरो कुछ नहीं मिलने वाला है। कितने मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स देखे हैं जिनकी लाइफ इतनी लग्जरी होती है, बट उनके पास भी वो मेल उनका पार्टनर रुकता नहीं है, और लास्ट में यही ताने मार के लास्ट में वो एक वर्ड बोल के जाता है ना कि तू क्या है, तू लेके अपने आप को लड़की, तू हिजड़ा हिजड़ा ही रहेगा, लड़की बनने की कोशिश मत कर। ये वर्ड जो वो बोल के जाता है, ऐसा लगता है कि काटेगे तो खून नहीं, ऐसा वो बिल्कुल। आपसे बहुत जल्दी अभी क्विक करेंगे हाँ, हम थोड़ा सा, बिल्कुल। बात ये है कि जिस तरह अभी आपने कहा काटो तो खून नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेल है, स्ट्रेट पर्सन है, वो जो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब बहुत मैंने सुना है, आई डोंट नो, जैसे कि मर्डर 2 बताया था, मेल नहीं होते हैं। नहीं, मैंने क्योंकि हमारे यहाँ पर एक है तो मुझे पता है वो चीज़। पूरा मेल है, नो, उसके अंदर कुछ और, उसके अंदर थोड़ी बहुत औरत छुपी होगी। वो जैसे आप लोग, नो ही इज नॉट अ गे, वो पूरा स्ट्रेट था लड़का। बायोसेक्सुअल? नो बाइसेक्सुअल। फिर वो आप लोगों की कम्युनिटी में उठने बैठने लगा, देन उसने अपने आप को टोटली चेंज कर दिया, बाल बढ़ाने लग गया, हरकतें पूरी वैसी हो। मतलब क्या आप लोग अलाउ करते हो कि अपना खुद का जो एजेंडा चेंज कर दो? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। क्यों वो जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी वो हम क्यों हम तो ऐसे लोगों को खड़ा भी नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि मेरी गुरु ने मेरे को 7-8 दिन तक घर में नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया? उसको कहीं ना कहीं डर था कि किसी का बच्चा खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं छोटी थी। तो वो ऐसे लड़कों को क्यों ले रहे, जबकि मैं तो पूरी उसको पूरी भेस में ही मिली थी, फिर भी वो नहीं लेना चाहती थी मुझे, क्योंकि हम किसी की माँ बाप की बददुआ क्यों लें? किसी का बच्चा क्या किस मेहनत से कैसे पैदा किया होगा, हम किसी को थोड़ी ट्रांसजेंडर बना दे। और ये लोग खुद से आते हैं, ये मिथ है कहीं ना कहीं के लोग बोलते हैं कि किन्नर्स जो होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। ना ना, झूठ बात। उसके अंदर कहीं ना कहीं औरत छुपी होती है, छोटी मोटी सी, और वो ना इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। तो अच्छा एक बताओ, कौन सा मेल, कौन सा जेंट्स औरत किन्नर बनना चाहेगा? तुम बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कौन सा जेंट्स किन्नर बनना, किसके अरमान हो गए जेंट्स के किन्नर बनने के? नहीं, ऐसा कोई जेंट्स कभी भी एक जेंटलमैन थोड़ी किन्नर बनना चाहेगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा रहता होगा, तो वो ऐसा खुल नहीं पाया होगा। बाद में दूसरे ट्रांसजेंडर को देख के खुलता है, और बाद में वो ऐसी हरकत करता है, और कोई किसी को दावत नहीं देता है। नहीं। है ना, वो खुद से ही आते हैं और खुद से ही करते हैं। फिर बाद में माँ बाप क्या करते हैं, उनके ऊपर ब्लेम करते हैं कि इन्होंने बिगाड़ा है, इन्होंने यो करा है। अपने बच्चे को नहीं देखेंगे वो लोग, वो नहीं देखेंगे कि हमारा बच्चा ऑलरेडी पहले ही पूरे एरिया को खराब कर चुका है, फिर बाद में वो उनके पास गया जब पकड़ने का वक्त है तब नहीं। बिल्कुल सही, एकदम सही बोले। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से मुझे पता है एग्जैक्टली, आप पर बीत चुकी है सारी चीजें। और लोग ऐसे इल्जाम लगाते हैं, आप मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे साथ ये हो चुका है। हमारे मुमरा में ही, आपको नहीं पता, एक लड़का था, मैं उससे कभी जिंदगी में मिली नहीं, छोटा बच्चा था, कभी जिंदगी में मैं उससे मिली नहीं। वो बस वो मेरा मतलब वो मुझे पसंद करता था, मतलब वो मुझे लाइक करता था, वन साइड लव।
नहीं नहीं मतलब मैं वो थोड़ा सा छुपा रुस्तम था। लड़का ही था वो, लेकिन वो मतलब वो क्रॉस ड्रेसर था। अच्छा। मतलब कभी लड़कियों के कपड़े पहनता था, ये करता था, वो करता था। और एक दिन उसके घर वालों ने उसको पकड़ लिया। और वो मेरा फैन, मतलब वो मुझे बहुत पसंद करता था। ऐसा मैं तो थोड़ा बहुत लाइक करता था कि मतलब ये खुशी से डांस करती है, तो मेरे फोटो वोटो रखा। अब उसके घर वालों के मोबाइल में मेरे फोटो मिल गए, तो उनको क्या लगा कि मैं बिगाड़ रही हूँ। तो वो सब मिलके मुझे गाली दे रहे, ये कर। एक दिन वहाँ पुलिस स्टेशन में आ गए और लेकर उसको, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट, मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलने का। मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, मैं बात करूँगी पुलिस स्टेशन में। वो मुझे बोले तेरे को उठा लेंगे, तेरे को मार डालेंगे, ये करेंगे, तू हमारे बच्चे को बिगाड़ रहा है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं आके बात करूँगी, मेरा खुदा मेरे साथ होगा तो मुझे कुछ नहीं, मैं अकेली आ रही हूँ। मैं और मेरी 3-4 जोया, हम सब गए पुलिस स्टेशन में। मैं थोड़ी सी डर गई थोड़ी सी, और देखी तो इतनी भीड़, अरे बाप रे, इतनी भीड़ पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि ये, और वो माइनर बच्चा, मतलब 17-16 साल का बच्चा। मैंने बोला मैं 1 मिनट, कुछ भी बोलने से पहले एक सवाल मैं बच्चे से करना चाहूँगी, बस एक सवाल। पुलिस से, मैं पुलिस के सामने खड़े रह के बोलूँगी एक सवाल है बस मेरा बेटा, एक सवाल, तू सच सच जवाब देना, तूने ज़िंदगी में कभी आज तक मुझसे मिला है? वो बोला नहीं। कभी तूने मुझसे बात किया फ़ोन पे? नहीं। फिर तू ऐसा क्यों, फिर ये लोग मेरे पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा? बोले ये फ़ोटो तो मैंने इंटरनेट से निकाला हूँ। फिर जो पुलिस ने उनकी क्लास ली है, फिर तो मैं, लेकिन कितना दाग लगते लगते बचा है, तुम पता है कितनी इज्जत को दाग लगते हैं। अगर वो बच्चा पलट के बोल देता मैं इसको जानता हूँ, ये सब करता हूँ, तो कितना मेरी इज्जत को दाग लग जाता था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ये बहुत छोटी छोटी इतनी बात है कि लोग इज्जत को बिगाड़ने के पीछे रहते हैं। अगर माइनर कोई बच्चा जाके झूठ बोल देगा ना कि हमको बिगाड़ रहा है, तो पुलिस तो उसी की सुनेगी। एक बार भी हमारी पूछेगा कोई? नो। और देखा जाए तो वैसे ट्रांसजेंडर की ज्यादा सुनवाई मैंने जहाँ तक कि देखा शायद से कुछ सुनवाई नहीं होती है, बस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो आए हैं, इनकी कंप्लेंट लो, बस छोड़ो और जाओ घर पे। अगर वो मुजरिम है तो फिर तो उनके ऊपर वो अत्याचार करो, कभी जिंदगी में उन्होंने सहा भी नहीं होगा। ये ऐसा हो गया। वेल, इंटरनेट की बात करूँ, रील्स की मैं बात करूँ, आपके साथ एक आपके दोस्त थे सोहेल। कौन से सोहेल? 2 सोहेल हैं। कौन से सोहेल? अभी उनकी शादी में आपने डांस किए थे। अच्छा सोहेल खान की बात करें आप, मुमरा वाले। मुझे सरनेम नहीं पता था। सो आपकी रील्स उनके साथ देखते थे, लोगों को बहुत पसंद आती थी। बोलते भी थे बहुत अच्छी जोड़ी है। बहुत क्यूट लगते हो आप लोग। अभी आप लोगों की शायद से मुलाकात नहीं होती ज्यादा। नहीं, सोहेल की शादी हो चुकी है और अभी वो अपनी लाइफ में खुश है। और हम ऑन स्क्रीन ही हमारा जोड़ी था और हम दोस्त हैं। और वो मतलब वो मुझसे बहुत छोटा है और ऐसा हम बहुत अच्छे हमारा पूरा ग्रुप था ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने बस ये अफवाह फैला दी थी। और ये बहुत अफवाह फैली थी लोगों में, बहुत इंटरनेट पे भी बहुत जब उनकी शादी हुई थी, मुझे पता है जब उनकी शादी हुई थी तब इतना वायरल हुआ था, सोहेल ने दिया धोखा, सोहेल ने दिया। अच्छा धोखा देगा, मैं उसी की शादी में जाके डांस करूंगी, तुम बता दो। आपका एक रील था ऐसे, आप उनकी हल्दी में गई थी, राइट? सफेद का हम लोग ने एक कुछ कॉन्सेप्ट बनाया था कि मतलब लोगों में और थोड़ा सा मिर्च मसाला क्रिएट कर दे। अच्छा तुम मतलब कौन धोखा देगा तो मैं उसकी शादी में जाऊंगी। एग्जैक्टली, ये तो समझने वाले समझे। बट मैंने उस रात बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे ऐसे गाने पे नाचे ताकि ये रील कम से कम 20-25 दिन तक चले। और वो 3 महीना चली है पूरी, बहुत चली थी वो। हाँ, साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। अगर ये सोहेल देख रहा होगा तो सोहेल तो खुश हो जाएगा। बट इसी के साथ साथ अभी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है। कैसे मैनेज कर रही हो? आपके सेमिनार्स भी होते हैं, मेकअप सेमिनार्स, डांस भी होता है, फंक्शंस में डांस करने भी जाते हो, तो ओवरनाइट पूरा काम चलता है फंक्शंस का या कैसे? फंक्शंस का जो शादी के प्रोग्राम्स होते हैं उसका ओवरनाइट रहता है। लेकिन मेरी ना पहले डांस बार में काम करती तो पूरा नाइट का काम होता था। फिर ये शादी के प्रोग्राम्स का नाइट का काम होता था। फिर मैं ना बहुत ऐसा चाहती थी कि मैं ना दिन में काम करूं और
अल्लाह ने मेरी सुनी और मैं मेकअप सेमिनार्स के लिए दिन में जाती हूँ माशाल्लाह। और मैं 8 बजे तक घर आ जाती हूँ। अरे वाह, हाँ। अच्छी अब अच्छी लाइफ हो गई है हाँ माशाल्लाह। मतलब मैं आ जाती हूँ और यू नो जैसे मतलब दे रिस्पेक्ट मी वेरी लॉट, बहुत बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। लेट आऊँगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आए कोई बात नहीं, आप खाना खाओ पहले। मैं टिफ़िन लेके जाती हूँ घर से। अच्छा। हाँ मैं मतलब वहाँ जाए कहीं भी, मैं दिल्ली वगैरह में आउट ऑफ बाहर रहती रहूँ ना, सेमिनार्स मेरे वहीं होते हैं। करेक्ट। हाँ तो मैं अपना खाना जहीं कहीं पर भी रहूँगी तो वहीं से ही लेके जाऊँगी। फिर वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है मेरा, बहुत प्यार करते हैं, कोई ऐसा नहीं जैसे हीरोइन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। और फिर सबसे एंड जो सेमिनार्स का जब से जो एंड वाला जो होता है ना वो ही मेरा रहता है लास्ट वाला। फिर उसके बाद सब एंड हो जाता है। करेक्ट राइट। जो लास्ट का जो 2-3 घंटा होता है शो स्टॉपर टाइप। हाँ लास्ट का जो 2-3 घंटा होता है वही मेरा रहता है। जैसे 4 बजे आई, स्टेज पे मेकअप हुआ, फिर अवार्ड्स वगैरह दे दिए, डांस परफॉर्मेंस वगैरह हो गए, बच्चों के साथ मस्ती वगैरह करी, फिर चले अपने अपने घर को। लास्टली हम जाते जाते ये जानना चाहेंगे, उम्रा माशाल्लाह कर आए हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानना चाहूँगी यही आपकी मम्मी, मैंने वो वीडियो आपका सेव करके रखा है ये जानने के लिए स्पेशली कि ये आपकी मम्मी है। और आप मम्मी को पहली बार उम्रा करने लेके गई थी तो क्या मम्मी का रिएक्शन था और मम्मी कितनी खुश थी, कितनी दुआएं और मिली आपको मम्मी से? सबसे पहले तो उम्रा में गई तो मैं सबसे पहले मैं माफ़ी मांगी। मिली आज तक जब जितनी भी गलतियाँ हुई है, कभी गुस्से में हमारे मुँह से भी 2 बात निकल जाती है और कभी आप मेरे मुँह से कुछ भी बोला रहेगा तो इस जगह पे बैठी हूँ, आप मुझे माफ़ करना। मेन तो यही चीज़ होती है। हम जब उम्रे पे हम अपने हमारे वालिदान हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात हमारी जन्नत हमारे साथ है, तो हम उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे वहीं पर ही। तो उस दिन से तो बस मैं एकदम से वो हो गई, मतलब मैंने बहुत अच्छे से, थोड़ी सी बीमार हो गई थी वहाँ पर वो, लेकिन अच्छे से हो गया हमारा। एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का? बहुत अच्छा। और सेकंड टाइम भी मैं गई, सेकंड टाइम भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मतलब ऐसा लगता है ना कि सारी बुरी चीज़ें वहाँ जाके सारी बुरी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। करेक्ट। हर बुरी चीज़ वहाँ ख़त्म हो सकती है और वो ऐसी जगह है, वो पाक मुकद्दस जगह है जहाँ पर कोई बुराई नहीं आ सकती, कोई बुराई नहीं आ सकती, कोई बुराई। अगर कोई बुरी चीज़ हमारे जैसे हमको कुछ भी हुआ रहेगा ना तो भी वहाँ सब खत्म हो जाता है। और तीसरी बार तो मैं खुद अकेली गई, मैं अकेली भाग गई। हाँ 4 दिन में जाकर आ गई मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल लास्ट जाते जाते ये बता दीजिए कि रियलिटी शोज़ का क्या कुछ सोच है, क्या आपको टीवी में एंटर करने का कभी आपने सोचा है, या मूवीज़ करनी है, OTT करनी है, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स लेने हैं या सोचा है आपने? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? बिग बॉस बोलूं या डांस रियलिटी शो बोलूं? डांस रियलिटी शोज में मैं बिल्कुल जाऊंगी और बिग बॉस के लिए मुझे ऑफर आया था इस बार के लिए। ओके। हाँ तो क्यों नहीं गए फिर आप? बस मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। ओके। और इस वजह से मैं नहीं गई। और मुझे 2 जन के, मुझे पता नहीं कौन 2 जन ने, एक तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने ही मुझे कॉल किया था, जो बहुत फेमस कंटेस्टेंट थे बिग बॉस के, वो कास्टिंग कर रहे थे इस बार के लिए। हाँ मैं बाद में आपको उनका नाम बताऊंगी। उन्होंने ही मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी, बट मैं कुछ चीज़ों के लिए पीछे थोड़ा सा हट गई और थोड़ा सा मैं प्रिपेयर नहीं थी इसके लिए, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। और दूसरा मुझे एक और एजेंसी से मैसेज आया था कि आपको अगर जाना है तो आप मुझे ज़रूर बताना। एक बार पहले भी मुझे 2019 में भी आया था, बट जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। उस टाइम उन्होंने बोला, क्योंकि मैं शायद नहीं प्रिपेयर थी और इतने कॉन्फिडेंट नहीं थी मेरी। लेकिन इस बार मैं थी और पर मुझे नहीं जाना था, थोड़ा सा मैं खुद प्रिपेयर नहीं थी बिग बॉस के लिए। और दूसरा डांस रियलिटी शो में ज़रूर जाऊंगी, अगर मुझे ज़रूर ऑफर आएगा मैं ज़रूर जाऊंगी। और किसी भी मूवी के रोल्स के लिए तो मैं आई एम वेरी रेडी 100%। और मेरे फेवरेट है मेरे फेवरेट हैं शाहरुख। यस। हाँ मेरे फेवरेट शाहरुख सर है। शाहरुख सर अगर मुझे बोलेंगे आप मेरी मूवी में काम करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल करूँगी। सर प्लीज़ एक चांस दे देना। अरे क्यों नहीं यार, एक आधा गाने में तो चांस मिल ही सकता है मुझे। बिल्कुल, क्यों शाहरुख नहीं? सर की मूवी में तो इतनी प्यारी दिखती हो। हाँ सर प्लीज। अच्छा चलो मूवीज का छोड़ो, एक आधा रील ही बना लेंगे और क्या। बस हाँ, एक रील तो बना लो मेरे साथ में, बस हो गया मेरे को। हाँ राइट। बस मेरी बड़ी ख्वाहिश है सर से मिलने की। शाहरुख सर से। और कौन कौन है जिससे मिलने की ख्वाहिश है? एक तो शाहरुख सर से मिलने की बड़ी ख्वाहिश, एक
ऐश्वर्या जी से, ऐश्वर्या मैम से मिलने Yes, की। आपके favorite है हाँ बस उनसे दोनों जन की मिलने की मेरी ख्वाहिश है कि और ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, बस एक एक रील बनाना ही बस, और कुछ नहीं करना है मेरे को। नो कोई मूवी में काम करना है, हाँ चांस देखो तो ठीक है, लेकिन एक रील बना के फटाफट भाग जाऊंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी आप लोग को। वेल लास्टली आप जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? अच्छा, वायरल बयानी Yes. जी के yes. वायरल बयानी चैनल जो एक ही बहुत ही प्यारा चैनल है, और जब मैं नया नया वीडियोस बनाती तो बहुत सारी मेरी वीडियोस को वो अपने चैनल पे डालते थे, प्रमोट भी किया उन्होंने मुझे। मैं तब से ही बहुत ज़्यादा वो फ़ैन हूँ उनके चैनल की, और मेरे आप इनके व्यूवर्स के लिए यही बोलना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू आप बहुत अच्छे से समझना, और हर जन कमेंट ज़रूर करना, और बहुत सारा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट और बेल बटन को तोड़ देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से भी आपकी सारी टीम को ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, सो गाइस मैं हूँ खुशी शेख और आप देख रहे हो विरल भयानी।